सुषमा जी की 2 पोतियाँ उनसे बहुत प्यार करती थीं। वे दोनों उन्हें अकेला देख उनके पास जाकर बोलीं, आप यहाँ क्यों बैठी हैं दादी? देखो ना कितनी धूप आ गई। मम्मी कब से आपको नाश्ते के लिए बुला रही है। सुषमा जी की दोनों पोतियाँ उन्हें हिलाते हुए बोली तो जैसे उनकी तंद्रा वापस आई। नज़र उठाकर देखा तो सचमुच चारों तरफ धूप फैली हुई थी और उन्हें इसका एहसास तक न था। अखबार लेकर बैठी थी पर सामने की खाली कुर्सी देख सुरेंद्र जी की याद आ गई और आँखों में आंसू का सैलाब फिर से उमड़ पड़ा। अक्षर धुंधला गए, चाह कर भी कुछ नहीं पढ़ पाई। तुम लोग चलो, मैं हाथ मुँह धोकर अभी आती हूँ, कहकर अपने टूटे फूटे अस्तित्व को समेट कर उठ खड़ी हुई। बच्चे उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। वह अपने दुख से बाहर नहीं आ पा रही थी। 1 महीने ही तो हुआ था उनके पति सुरेंद्र जी को गुजरे हुए। कितने दिन ही हुए थे कि उनका चाव से छोटा बेटा जयदीप उन्हें और सुरेंद्र जी को अपने घर लेकर आया था, पर उन्हें क्या पता था कि वह वापस अपने घर लौटकर कभी नहीं जा पाएंगे। सुरेंद्र जी एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। भविष्य को ध्यान में रखते हुए काफ़ी समय पहले शहर से कुछ दूर उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था ताकि रिटायर होने के बाद उस पर घर बनाकर अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकें। तीनों भाइयों में छोटे जयदीप की नौकरी दूसरे शहर में थी। उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि मम्मी पापा आप लोग मुझे दोनों भाइयों से कम प्यार करते हो, मेरे पास नहीं आते। सुरेंद्र जी बोले, चलो इस बार इसकी शिकायत भी मिटा देते हैं। जयदीप के पास आए हुए उन्हें 1 हफ्ता ही हुआ था। अचानक रात में उन्हें बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। बेटा हॉस्पिटल लेकर भागा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जब जयदीप का फ़ोन आया तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि अच्छे खासे पापा को यह क्या हो गया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद दोनों बड़े बेटे अपने परिवार के साथ लौट गए। दोनों बेटियां भी कुछ दिन सुषमा जी के साथ रुककर अपने घर चली गई। शाम को जयदीप ऑफिस से आया तो एक बार फिर सुषमा जी ने अपनी बात दोहरा दी। बेटा, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे घर छोड़ आ। कुछ दिनों के लिए आई थी, पता नहीं कोई ऊपर जाता भी होगा कि नहीं। घर की क्या हालत हो रही होगी। माँ, आप इतना कह रही हो तो छोड़ आता हूँ। वैसे कुछ दिन और यहाँ रहती तो आपका मन बदल जाता। जयदीप उन्हें छोड़कर अगले दिन वापस आ गया। ऊपर अपने कमरे में गई तो कलेजा मुंह को आ गया। चारों तरफ सुरेंद्र जी की यादें बिखरी पड़ी। छोटी बेटी स्नेहा को पता लगा माँ आई है तो ऑफिस से आकर मिलने आ गई। माँ, आप ऊपर अकेले कैसे रहोगी? अब आप नीचे ही रहना। सच में ऊपर अकेले रुकने का उनका भी मन नहीं कर रहा था। कुछ दिन वहीं बच्चों के कमरे में सो गई, पर बच्चे देर रात तक लाइट जलाकर रहते थे तो उन्हें नींद नहीं आती। वापस आकर देख रही थी, अभी 2 महीने ही नहीं हुए पर घर में सब कुछ जैसे बदल गया था। पहले हर काम
उनसे पूछ कर करने वाली बहुएं अपनी मनमानी करने लगी थीं। यहाँ तक कि सुरेंद्र जी के ड्राइवर संतोष और उनकी बरसों पुरानी नौकरानी अंजलि को भी हटा दिया था। पिता की कार से छोटा बेटा ऑफिस जाता था। अंजलि की जगह नई काम वाली आ गई थी। उन्होंने अंजलि के बारे में पूछा तो बहू बोली, अंजलि से अब काम कहाँ होता है, सारा दिन धीरे धीरे लगी रहती है, इसीलिए निकाल दिया उस कामचोर को। कहते हैं ना कि नौकर भी समझते हैं घर में किसकी कितनी अहमियत है। यह नई काम वाली अक्सर सुषमा जी की बात अनसुनी कर देती। एक बार दो बार बड़ी बहू से कहा तो बोली, माँ आजकल अच्छे नौकर आसानी से मिलते कहाँ हैं, आप उसे कुछ ना कहा करो, छोड़कर भाग गई तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कुछ भी कहना छोड़ दिया, खुद ही अपना काम कर लेती। काफ़ी देर हो गई, आज कोई खाने के लिए बुलाने नहीं आया। भूख लग रही थी तो कमरे से बाहर निकली, तभी कुछ आवाज़ें कान में पड़ी। भैया, एक बहुत अच्छी पार्टी है, किराए भी अच्छा मिल जाएगा। माँ तो अब वैसे भी ज़्यादा वक्त नीचे रहती है, क्यों ना ऊपर वाला पोर्शन किराए पर लगा दें। छोटा बेटा मिहिर बोला, हाँ यह ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए। माँ का इंतज़ाम यहीं लॉबी में कर देते हैं, वैसे उठने बैठने के लिए तो पूरा घर है ही। बड़े बेटे रवि ने अपनी राय दी, सुनकर सन्न रह गई। उल्टे पांव आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। सोचने लगी, कितने अरमानों से सुरेंद्र जी ने पूरा घर बनवाया था, दोनों बेटों के लिए नीचे ऊपर, खुद अपने लिए एक कमरा अपना, उससे लगी रसोई, 2 कमरे दोनों बेटियों के लिए। जब भी कभी मेरी बेटियां आएंगी तो आराम से रहेंगी, ऐसा कहते थे। वो एक छोटा सा मंदिर और खूब बड़ी सी खुली छत, जहां उन्होंने ढेर सारे फूलों वाले गमले रखे हुए थे, उन्हें आज भी याद है। ऊपर रसोई बनाने को लेकर वह कितना नाराज़ हो गई थी। नीचे 2-2 बहुओं के होते हुए क्या मैं ऊपर अलग खाना बनाऊंगी? तब वह समझाते हुए बोले थे, अरे सुषमा जी, जब कभी मेरा कुछ स्पेशल खाने का मन होगा तो आपसे ही तो कहूँगा ना, बहुओं को थोड़े ही परेशान करने जाऊँगा। और सुबह की चाय तो मुझे आपके अलावा किसी के हाथ की अच्छी लगती नहीं है। अच्छा जी, अरे अगर मैं आपसे पहले चली गई फिर क्या होगा? वह छेड़ने लगी तो वह कहते, अरे मैं आपको पहले जाने ही नहीं दूंगा, तो वह मुस्कुरा कर रह जाती थी। तब क्या पता था इस तरह अचानक मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। याद कर फिर से आंखें भर आई। सुषमा जी सारी भूख जैसे मर गई थी, खाने का मन नहीं है कहकर पानी पीकर लेट गई। रात भर सोचती रही। सुबह उठी, अंजलि को फ़ोन किया, वह अपनी बेटी के साथ आ गई। ऊपर के कमरों की सफाई करवाई। रसोई में जो सामान नहीं था, अंजलि को उसकी लिस्ट बनाकर दी। बहुत दिन बाद रसोई में फिर से खाना बना। ध्यान से देखा तो देखभाल के बिना ज़्यादातर गमले के पौधे सूख चुके थे। माली से कहकर नए पौधे मंगवाए। अंजलि से बोली, बिटिया को यही मेरे पास छोड़ दे, पढ़ा दिया करूँगी। और हाँ, तू कुछ दिन पहले कह रही थी कुछ लड़कियाँ सिलाई सीखना चाहती हैं,
उन्हें मेरे पास भेज देना, सिखा दूंगी। बच्चों नीचे से बुलाने आए तो मना कर दिया कि मैं अब यहीं रहूंगी। 2 दिन हो गए जब नीचे नहीं उतरी। शाम को दोनों बेटे और बेटी स्नेहा को एक साथ आया देख चौंक गई। यह सब क्या है माँ? ऊपर अकेले रहना, अलग खाना, और सुना है तुम सिलाई सेंटर खोलने वाली हो। अब इस उम्र में क्या यह अच्छा लगता है? लोग क्या कहेंगे? पिता के जाते ही बेटा माँ को बोझ समझने लगे। दोनों बेटे के साथ बोली सुषमा जी कुछ जवाब देती से पहले ही स्नेहा भी बोल पड़ी। माँ, भैया सही कह रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रही हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो कुछ दिन मेरे घर चलकर रहिए। आप यह सब करोगी तो मेरी ससुराल में कितनी बदनामी हो जाएगी। अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम लोगों की बदनामी होने लगी? वहाँ नीचे तो तुम्हारे घर में अपना काम खुद ही कर रही थी, अब अपने घर में कर रही हूँ। तुम दोनों को अगर अपनी माँ की इतनी ही फिक्र होती तो पिता के गुजरते ही तुम मेरे मंदिर जैसे घर को किराए पर लगाने की बात नहीं करते। अरे मैं जीती जागती इंसान हूँ। घर में पड़ा हुआ कोई फालतू सामान नहीं जिसे किसी भी कोने में पटक दो। छोटे छोटे बच्चों को मेरी वजह से प्राइवेसी नहीं मिल रही थी तो क्या मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है? तुम्हारे पापा के जाने के बाद क्या मेरी अहमियत नहीं रही? तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। लेकिन तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब अपना सहारा खुद बनूंगी। मैं अपने घर में उनकी यादों के साथ रहना चाहती हूँ, किसी की मोहताज या किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं। और हाँ, तुम स्नेहा, मैं कितने दिन तुम्हारे घर में मेहमान बनकर रहूँगी। तुम्हें अगर अपनी बदनामी की इतनी ही फिक्र है तो अपने सास ससुर को अपने पास रखो जो बुढ़ापे में गांव में अकेले पड़े हुए हैं। मैं लाचार नहीं हूँ और अभी हाथ पैर चलते हैं। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि अपना ध्यान ना रख पाऊँ। मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। और तुम सब ध्यान से सुन लो, यह घर मेरा है। मैं यहाँ सिलाई सेंटर खोलूँ या स्कूल, मेरी मर्ज़ी। तुम लोगों को अगर कोई परेशानी है तो यहाँ से जा सकते हो। कल मैं अपने घर तुम्हारे पापा जी की स्मृति में पूजा रखवाई है। तुम लोग अपने परिवार के साथ आ जाना। अभी मुझे पूजा का सामान लेने मार्केट जाना है। ड्राइवर आता ही होगा, कहकर वह उठ खड़ी हुई। सुबह चाय का कप लेकर झूले पर बैठी तो ऐसा लगा जैसे सुरेंद्र जी तस्वीर में से मुस्कुराकर कह रहे हों, वाह सुषमा जी, बहुत खूब। दोस्तों, बुढ़ापे में जब जीवन साथी का साथ छूट जाता है तो एक दूसरे की कमी बहुत महसूस होती है। रिश्ते बदलने लगते हैं और जो रह जाते हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है और उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। बुढ़ापे में अपना जीवन साथी खोना सबसे दुखद समय होता है। सुषमा जी उठाया हुआ कदम सराहनीय था। वह किसी पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उन्होंने अपने हौसलों को और मजबूत कर लिया था ताकि वह हर परिस्थिति में रह सके।
दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।